हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपका जो 12th क्लास का चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, उसका पार्ट 4 आपके लिए लेकर आए हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने जब पार्ट 3 पढ़ा था तब उसके अंदर हम लोग परागकण के बारे में बात कर रहे थे। तो कुछ और बातें हैं जो परागकण के बारे में करनी है, उसके बाद जो आपका परागकण है वो ख़त्म हो जाएगा। तो परागकण के बारे में बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कई प्रजाति के पौधों में के परागकण क्या करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। एलर्जी या श्वसन विकार या कुछ अन्य रोग उत्पन्न करते हैं, यानी ये क्या करते हैं, एलर्जन कारक होते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूँ आपको, गाजर घास या पार्थेनियम जिसे कहा जाता है, उसके जो परागकण हैं वो क्या होते हैं, एलर्जन कारक होते हैं, यानी एलर्जी उत्पन्न करने वाले होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि परागकण सिर्फ एलर्जी भी उत्पन्न करते हैं। परागकण होते हैं वो पोषण से भरपूर होते हैं, यानी उनमें काफ़ी मात्रा में पोषण भी पाया जाता है। इनसे परागकण से क्या बनाई जाती है, पराग टैबलेट्स, सिरप बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग खिलाड़ियों द्वारा या जो रेसिंग वाले घोड़े होते हैं, रेसिंग हॉर्स होते हैं, उनको दिया जाता है ताकि वो तेज़ी से दौड़ें। और उन्हें क्या मिलता है, भरपूर पोषण मिलता है, किससे, परागकण के द्वारा जो बनाई गई है पराग टैबलेट्स व सिरप से। तो ये तो हो गई कि परागकण पोषण से भरपूर होते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं, शरीर में रोग भी उत्पन्न करते हैं। लेकिन इसके अलावा परागकण की जीवन क्षमता या अंकुरण क्षमता क्या होती है। परागकण की जीवन क्षमता या अंकुरण क्षमता क्या है उसको समझ लेते हैं। परागकण क्या करता है, एक नर युग्मक है। परागकण क्या है, एक नर युग्मक। परागकण एक नर युग्मक है जिसका कार्य क्या है, इसका कार्य है वर्तिकाग्र पर पहुंचना। वर्तिकाग्र कहाँ पाई जाती है, जो हमारा स्त्री केसर है उसके ऊपर पाई जाती है। वहाँ पर पहुंचकर वहाँ से वर्तिकाग्र या वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचना। तो यही कार्य है परागकण का, और उसे क्या कर देना, उससे क्या करना, अंडाशय में प्रवेश कर जाना और वहाँ से क्या करना, नई संतति की उत्पन्न करना। ये है परागकण का कार्य। तो परागकण की जीवन क्षमता क्या है, जब परागकण जब हमारे परागकोश से मुक्त होता है, वहाँ से लेकर जब वो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँच जाए वहाँ तक का समय क्या कहलाता है, परागकण की जीवन क्षमता कहलाता है। जब वो क्या हो जाए, अंकुरित हो जाए, वो काल क्या है, परागकण की जीवन क्षमता है। अब ये जो परागकण की जीवन क्षमता या परागकण का अंकुरण काल है, ये अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे धान व गेहूं की, धान व गेहूं कौन से कुल के सदस्य हैं, तो ये है, तो जो गेहूं या धान है वो ग्रेमिनी कुल का सदस्य है। तो यहाँ पर जो अंकुरण काल होता है, यानी परागकण के मुक्त होने से लेकर परागकण के वर्तिकाग्र तक पहुँचने का जो समय होता है वो होता है 30 मिनट। उसके अलावा जो हमारे अन्य कुल हैं जैसे लेग्यूमिनेसी के अंदर कौन आता है, मटर आती है, लेग्यूम जिनका फल लेग्यूम प्रकार का होता है। इसके बारे में आप 11th क्लास में पढ़ते हो। लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, ये सारे कुल आपके 11th क्लास में आ चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो लेग्यूमिनेसी का उदाहरण जैसे मटर हो गई, सोलेनेसी का आलू, ये तो लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी में एक जो अंकुरण काल है या परागकण की जीवन क्षमता है वो कई महीनों तक होती है। तो और बात करते हैं, तो परागकण को द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड में कई वर्षों तक क्या किया जा सकता है, भंडारित किया जा सकता है। ये कार्य क्या किसके द्वारा किया जाता है, पराग भंडारों या बैंकों के द्वारा किया जाता है। पराग भंडार या जो पराग बैंक है वो फसल प्रजनन नियम के तहत क्या कर लेते हैं, इन परागकणों को द्रव नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर लेते हैं, भंडारित कर लेते हैं, और भंडारित करके बाद में इनका क्या करते हैं, सही से उपयोग करते हैं। तो ये थी परागकण के बारे में कुछ बातें। तो परागकण के बारे में मैंने
ज़्यादातर तो पिछली वीडियो के अंदर कवर अप करवाया था, कुछ बातें जो बची थी वो हमने इस वीडियो के अंदर कर ली। तो परागकण जो कि एक नर युग्मकोद्भिद है वो यहाँ पर पूरा होता है। अब हम बात करेंगे मादा युग्मकोद्भिद जो कि होता है जायांग, स्त्री केसर, अंडप, गुरु बीजाणुधानी या जिसे बीजांड भी बोलते हो, ये टॉपिक चलेंगे अब। तो आपका नर युग्मकोद्भिद यहाँ पर पूरा होता है। तो ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आप मान सकते हो भी। ये फर्स्ट पार्ट पूरा हो चुका है, सेकंड पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं बात करूं कि स्त्री केसर क्या होता है, स्त्री केसर को समझ लो पहले। स्त्री केसर को समझने से पहले आपको एक परिभाषा समझनी होगी, जायांग। जायांग क्या होता है? जायांग होता है पुष्प का मादा जन्नांग। जैसे हमने पीछे वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जो पुमंग होता है, पुमंग या एंड्रोसियम जो होता है वो किसका जन्नांग, कौन सा जन्नांग होता है? वो नर जन्नांग होता है। उसी प्रकार जो जायांग या गाइनोशियम है वो किसका होता है? पुष्प का मादा जन्नांग होता है। जो हमने डायग्राम बनाया था उसके बीच के अंदर हमने स्त्री केसर बनाया था, ये है स्त्री केसर की संरचना। तो जायांग एक तरीके से, ये स्त्री केसर के अलग अलग समूह होते हैं, बहुत सारे स्त्री केसर होते हैं। एक फ्लावर के अंदर कई प्रकार के स्त्री केसर हो सकते हैं। तो ठीक है, तो उसका एक मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पर। तो स्त्री केसरों का समूह ही क्या होता है? जायांग होता है। जिसे जायांग कितने प्रकार के हो सकते हैं? जायांग एक स्त्री केसर वाला यानी एक अंडपी, स्त्री केसर को अंडप भी बोलते हो आप। तो जायांग एक स्त्री केसर वाला या एक अंडपी हो सकता है। एक से ज़्यादा स्त्री केसर भी हो सकते हैं एक जायांग के अंदर, यानी बहुअंडपी भी हो सकता है। स्त्री केसर की चित्र संरचना आपके सामने बनाई गई है। ये जो संरचना है ये गुड़हल की संरचना मैंने बनाई है, लेकिन ज़्यादातर यही संरचना आपको देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर है ये है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र मैंने आपको पहले ही बताया था पीछे कि वर्तिकाग्र क्या करता है, यहाँ पर परागकण आकर गिरते हैं और यहाँ से परागकण होते हुए वर्तिका के माध्यम से ये जो ओवेरी है या जो अंडाशय है यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और ये अंडाशय किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन से जुड़ा होता है। तो ये है आपका स्त्री केसर का डायग्राम। आप अच्छी तरीके से साथ साथ में अपनी कॉपी या नोटबुक में नोट करते रहें ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर होता रहे। अब जब ये स्त्री केसर मैंने आपको बताया कि स्त्री केसर कई प्रकार के हो सकते हैं। स्त्री केसर एक भी हो सकता है एक जायांग के अंदर, और एक जायांग के अंदर एक से अधिक भी स्त्री केसर हो सकते हैं। लेकिन जब एक से अधिक स्त्री केसर होंगे तो वो आपस में जुड़े हो सकते हैं। तो आपस में जब स्त्री केसर जुड़े होते हैं तो उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, युक्तांडपी। युक्तांडपी शब्द प्रयोग किया जाता है जब स्त्री केसर अलग अलग होते हैं, यानी जब स्त्री केसर की संख्या या तो क्या हो, एक हो या स्त्री केसर दो, एक से अधिक भी हो तो भी क्या हो, वो स्वतंत्र या अलग अलग हो, तो उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है युक्तांडपी। क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? युक्तांडपी शब्द प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको पीछे डायग्राम के अंदर स्त्री केसर की संरचना दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले जस्ट। तो उसमें स्त्री केसर के मैंने आपको बताए थे 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग मैंने आपको बताए थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। 3 मेनली हमने 3 ही भाग देखे थे, पुष्पासन को एक बार छोड़ दो। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर हमने देखा था कि वर्तिकाग्र है, जहाँ पर क्या करते हैं, परागकण आकर गिरते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है वर्तिकाग्र वह स्थान है जहाँ पर परागकण आकर गिरते हैं। और उसके बाद जस्ट नीचे हमने देखा था कि एक पतला सा भाग होता है, लंबा भाग होता है या दीर्घीकृत भाग होता है, वो क्या होती है, वर्तिका होती है, जिससे होकर परागकण कहाँ तक पहुँचते हैं, अंडाशय तक। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग होता है, अंडाशय या ओवेरी। अंडाशय या ओवेरी क्या होता है, स्त्री केसर के आधार पर पाया जाने वाला उभरा हुआ भाग होता है, जो आगे किससे जुड़ा रहता है, पुष्पासन के आधार पर पाया जाता है। किसके आधार पर पाया जाता है, पुष्पासन के आधार पर पाया जाता है। और इसमें अंडाशय के अंदर क्या पाई जाती है, गर्भाशयी गुहा पाई जाती है। इस गर्भाशयी गुहा में क्या गर्भाशयी गुहा किससे जुड़ी होती है, नोड या अपरा से जुड़ी होती है। नोड या अपरा या प्लेसेंटा भी बोलते हो। अपरा के बारे में आपने 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो आने वाली वीडियोस के अंदर आप पढ़ लोगे। ठीक है, तो इस नोड या अपरा से किसका निर्माण होता है, बीजांड उत्पन्न होता है। बीजांड क्या होता है, बीजांड या गुरु बीजाणु जनन
उसके बारे में हम अगली वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चिंता ना करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी ज़रूर से लाइक करिएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हमारे बीजांड की, तो एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक भी हो सकती है और बहुत भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक या अनेक हो सकती है। एक किस में होती है, उदाहरण देख लीजिए, गेहूं के अंदर गेहूं जो कि ग्रेमिनी कुल का सदस्य है, धान जो भी एक वो भी एक क्या है, ग्रेमिनी कुल का सदस्य है। इसी तरह मेजिफेरा इंडिका या जिसे आम कहा जाता है, वो उसमें भी क्या होती है, बीजांडों की संख्या एक होती है। और एक अंडाशय से अनेक प्रकार के बीजांड उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पपीता में, तरबूज में, आर्किड में। तो आप ज़्यादातर देखना, कभी एक चीज़ नोटिस करना, एक गेहूं लेना, तो गेहूं जो होगी उसमें अंडाशय जो ओवरी होगी, उसके एक अंडाशय से एक ही गेहूं का दाना बनेगा। तो मतलब उसके अंडाशय से क्या होगा, एक ही गेहूं का दाना बनेगा, या एक ही बीजांड बनेगा, एक ही बीज बनेगा, एक ही फल बनेगा, ठीक है। और वहीं आप देखना पपीता में, पपीता को आप जब कभी भी घर पर लेकर आएँ तो उसे काट कर देखना, उसमें बहुत सारे बीज निकलेंगे। तो यानी ये क्या है, इसमें बीजांडों की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। इसी प्रकार तरबूज में बहुत ज़्यादा बीज होते हैं, और इसी प्रकार हम देखते हैं आर्किड के अंदर। तो ये क्या होते हैं, एक से अधिक बीजांड इनमें पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर हम गुरु बीजाणुधानी या बीजांड के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।